Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो जो लोकसभा इस बार का इलेक्शन है वर्धन भाई, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नाम तो आपका भी था टिकट में, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैराशूट कैंडिडेट ला दिया यहाँ पे। लेकिन वर्धन भाई, जब आपका नाम चला तो आप उनसे एक बेटर चॉइस थे ना भाई, स्थानीय लड़का है, यंग है, आगे बढ़ाया जा सकता, दिक्कत क्या रही फिर? बेस्ट चॉइस कांग्रेस पार्टी ने निकाल करके उनको प्रत्याशी बनाया। देखिए, ये चुनाव बब्बर वर्सेस गब्बर का है। बब्बर प्यार लुटा रहा है, मोहब्बत लुटा रहा है, और गब्बर केवल अपने अहंकार में मदमस्त है। तो आप गब्बर का नाम क्यों नहीं लेते? आप सभी जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से शोले पिक्चर में गब्बर के अहंकार को जय और वीरू ने तोड़ा था, गुड़गांव के गब्बर का अहंकार भी अब जय और वीरू तोड़ेगा। लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, मतों की पेटियों से राजा पैदा होते हैं। लेकिन यही राजा साहब तो वर्धन भाई कांग्रेस में भी थे ना, तब आप ही लोग टिकट देते थे, ये जीत के भी आते थे। नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। लोकसभा चुनाव की कवरेज पर हम निकले हैं और गुड़गांव लोकसभा में फिलहाल हम मौजूद हैं, अलग अलग नेताओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ वर्धन यादव जी हैं। वर्धन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्धन यादव का जिक्र जो है, मौजूदा जो कैंडिडेट है राज बब्बर, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये कह रहे हैं कि ये छोटा भाई है, इसका भी टिकट में नाम था। तो हम बात करने आए कि भाई वर्धन यादव का भी टिकट में नाम था और ये बहुत एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रहे हैं राज बब्बर के लिए। तो गुड़गांव लोकसभा पर बात करेंगे, बट उससे पहले वर्धन जी, मैं शुरू करना चाहूंगा कि आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि वर्धन यादव कौन है और क्यों इतनी ऊंचाई तक चला गया एक लड़का जिसका नाम लोकसभा टिकट के लिए आ रहा था। सबसे पहले तो आपका, राहुल जी, मैं अपने घर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार और राम राम करता हूं। आपने परिचय की बात की। वर्धन यादव कोई बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूं कि परिचय मुझे देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे पीछे मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा। मेरी 7 पीढ़ियों में भी आज तक किसी ने राजनीति नहीं की, सरपंच मेंबर तक का चुनाव नहीं लड़ा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था। 2009 से अच्छा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से छात्र राजनीति की शुरुआत की। रामजस कॉलेज में सबसे पहला चुनाव मैंने 2009 में लड़ा। सेंट्रल काउंसिल चुनाव होता है हमारे यहाँ, सबसे छोटा चुनाव होता है कॉलेज का, वो लड़ा। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहा। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ, जो कि देश का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव माना जाता है, जहां कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक पूरे देश का स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो उसका डूसू का इलेक्शन जो है 2010 में, मुझे कांग्रेस पार्टी का जो छात्र संगठन है NSUI, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से 2010 में लड़ने का मौका मिला और पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा। और वहीं से ये संघर्ष का जो दौर है वर्धन यादव का, तो 2009 से शुरू हुआ। डूसू में आप किस पोस्ट के लिए लड़े थे? डूसू में मैं उपाध्यक्ष की पोस्ट के लिए लड़ा था, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा। और बहुत अच्छा चुनाव, गुड़गांव के, महेंद्रगढ़ के, भिवानी के, समस्त हरियाणा के मेरे साथियों ने वो चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ा। उसके बाद मेरी मेहनत को देखते हुए, परिश्रम को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी ने मुझे NSUI का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर आया। NSUI का मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, और फिर सीधा हम राहुल जी की, क्योंकि उस समय में जो NSUI यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी स्वयं देखा करते थे, तो राहुल गांधी जी की टीम का सदस्य बनने का मौका मिला। और गुजरात का मैं प्रभारी रहा, आसाम का प्रभारी रहा, केरला का प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश में मैं गया, छत्तीसगढ़ में गया, राजस्थान में गया। तो लगभग 15 सालों से, 2009 से लेकर के आज 2024 तक छात्र राजनीति की युवा कांग्रेस में रहा। आज मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और तेलंगाना का प्रभारी हूं। तो धीरे धीरे करते हुए आज वर्धन यादव आपके बीच में है। अच्छा, लेकिन आप दीपेंद्र हुड्डा के साथ आपकी नज़दीकी के बड़े चर्चे होते हैं, और मैं भी DU से पढ़ा हूं, तो मैंने देखा है कि वहां पर NSUI में काफ़ी अच्छा खासा दखल रहता है दीपेंद्र हुड्डा का। चाहे जो भी कैंडिडेट बनता हो, उनसे जरूर आशीर्वाद लेने जाता है। तो आपकी जर्नी में दीपेंद्र हुड्डा का क्या रोल है? देखिए, मैं केवल अपनी जर्नी की अगर बात करूं तो माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे जैसे लाखों युवाओं के आदर्श हैं। युवाओं की राजनीति में अगर कोई प्रेरणा स्रोत आज पूरे देश में कोई, अगर एक व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं तो माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा का लेता हूं, क्योंकि वही ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को मौका देते हैं। चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हो,
चाहे वो दिल्ली, हरियाणा या अन्य राज्यों में जो NSUI बनती है, जो यूथ कांग्रेस बनती है, या नए लड़कों को कहीं भी मौका देना होता है, तो हमारे आदर्श के तौर पर मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को देखता हूँ। और हरियाणा की अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको बताऊं, तो माननीय सांसद का बहुत प्यार, प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला है। अच्छा, ये जो आप छात्र राजनीति में रहे हो, फिर अब आप बता रहे हैं कि आप यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, तो जो लोकसभा इस बार का इलेक्शन है वर्धन भाई, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नाम तो आपका भी था टिकट में, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई पैराशूट कैंडिडेट ला दिया यहाँ पे। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि कैंडिडेट पैराशूट से आया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, और वो चुनाव जाकर के लड़ते हैं वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से। तो राज बब्बर जी इस देश के नागरिक हैं। राज बब्बर जी एक मतदाता हैं। और बाहर से जहां आने की बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टीशन के बाद जब सबसे पहली बार उनका परिवार जब देश में आया हिंदुस्तान में, तो वो अंबाला में आया था, जिस समय हरियाणा और पंजाब संयुक्त पंजाब हुआ करता था। तो हमारे अपने प्रदेश के हैं, हमारे बीच के हैं, और बहुत मिलनसार और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। तो बाहरी आना, पैराशूट आना, इन सब चीज़ों से ना तो मैं संबंध रखता हूं, और आप देख रहे हैं जितना प्यार उनको मिल रहा है गुड़गांव में, जितना आशीर्वाद गुड़गांव की जनता उनको दे रही है, उससे पता लगता है कि बाहरी कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन वर्धन भाई, जब आपका नाम चला तो आप उनसे एक बेटर चॉइस थे ना भाई, स्थानीय लड़का है, यंग है, आगे बढ़ाया जा सकता, दिक्कत क्या रही फिर? देखिए, बहुत जो है, मैंने अपने आप को इस टिकट के प्रकरण में कांग्रेस के स्टेट के नेतृत्व के आगे भी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आगे भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और गुड़गांव से हमें किसी नए व्यक्ति को, नए चेहरे को मौका देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक संतुलन इस तरह से बने, कुछ कास्ट सोशल इक्वेशंस ऐसी बनी कि हमें यहाँ से BCA को कांग्रेस पार्टी को टिकट देना था। और राहुल जी, मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथियों ने, जितने भी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया था, सबसे अनुभवी, सबसे सहनशील और सबसे अच्छे स्वभाव के, व्यवहार के अगर कोई व्यक्ति है तो राज बब्बर जी है। बेस्ट चॉइस कांग्रेस पार्टी ने निकाल करके उनको प्रत्याशी बनाया। नहीं, आप कह रहे हैं कि आवेदन किया उसमें सबसे सुशील, सबसे शांत व्यक्तित्व के आप बता रहे हैं राज बब्बर को, लेकिन राज बब्बर को टिकट मिलने के पीछे लोग ये थ्योरी बता रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब के पुराने दोस्त हैं, अब हुड्डा साहब तो यारों के यार हैं, तो अपने दोस्त को करा दिया एडजस्ट। नहीं, निश्चित तौर पे केवल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा की सभी सीटों पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक अपना वर्चस्व है। वो कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश के और देश के सर्वोच्च किसान नेता है। तो निश्चित तौर पर जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, जो पार्टी के प्रति उनकी समर्पित भाव से जो वो लगे हैं, तो कोशिश उन्होंने ही की। अच्छा। भूपेंद्र हुड्डा जी ने पूरा प्रयास किया कि भाई अच्छे लोगों को हम चुनाव लड़वाएं, और राज बब्बर जी का पूरा जो है उन्होंने सहयोग भी किया, टिकट दिलवाने में भी और अब चुनाव को जितवाने में भी। अच्छा, राज बब्बर जी के नामांकन में भी वो आए, हमने देखा, उन्होंने नामांकन कराया, लेकिन अब आप जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, आप अपने जो बादशाहपुर क्षेत्र पड़ता है वहाँ भी घूम रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको जनता से मिल रहा है? ये जो पैराशूट कैंडिडेट वाली बात है, क्या ये जनता में भी इस तरह की एक सवाल? देखिए, ये चुनाव बब्बर वर्सेस गब्बर का है, और बिल्कुल भी कहीं भी धरातल पर, जमीनी स्तर पर ये चर्चा नहीं है कि व्यक्ति बाहर से आया। ठीक है, वो गुड़गांव से थोड़ा कम संबंध रखते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप उनके कैंपेन की वीडियोस को उठा करके देखिए, जिस तरीके से वो लोगों से गले मिलते हैं, उन एक मुस्कुराहट के साथ उनको अपनाने के भाव से उनके दिल में जगह बनाने का काम राज बब्बर जी ने किया। तो एक तरफ तो हमारे पास बब्बर है और एक तरफ हमारे पास गब्बर है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 20 साल 25 साल से सांसद हैं, लेकिन आज तक जीतने के बाद वो कभी अपनी लोकसभा क्षेत्र का दौरा नहीं करते, लोगों को मान सम्मान नहीं देते, लोगों को प्यार मोहब्बत नहीं देते, उनके निमंत्रण पर उनके सुख दुख में शामिल नहीं होते। तो बब्बर प्यार लुटा रहा है, मोहब्बत लुटा रहा है, और गब्बर केवल अपने अहंकार में मदमस्त है। तो आप गब्बर का नाम क्यों नहीं लेते? आप सभी जानते हैं, आपके दर्शक जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लेकिन जब राज बब्बर का कैंपेन हम देख रहे हैं, वो बार बार एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके, चाहे सोशल मीडिया पे पोस्ट हो में भी, चाहे उनके बयान हो, वो कह रहे हैं कि भाई राज्य रजवाड़े वाला सिस्टम जो है वो हो गया, जो चलना था अब नहीं चलेगा, अब तो गुड़गांव की जनता जो है मुद्दों पर वोट करेगी।
मैंने आज राव साहब का भी इंटरव्यू किया, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको जजपा के कैंडिडेट आके कहते हैं कि गोल्फ खेलने से फुर्सत नहीं है, कोई राजे रजवाड़े की संज्ञा दे रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग छोटी बात कर रहे हैं, ऊंची बात कर रहे हैं, मैं इनसे लंबी लकीर खींचता हूँ और मैं 5 लाख से चुनाव जीतूंगा। देखिए, जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं 5 लाख से चुनाव जीतता हूँ, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। जिस तरह से शोले पिक्चर में गब्बर के अहंकार को जय और वीरू ने तोड़ा था, गुड़गांव के गब्बर का अहंकार भी अब जय और वीरू तोड़ेंगे। तो 5 लाख से हार या जीत होगी वो जनता के हाथ में है राहुल जी, वो मैं और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लोकतंत्र में 2 पहलवान जब लड़ते हैं तो एक की हार होती है, एक की जीत भी होती है। तो निश्चित तौर पर हम जनता के जनाधार को, उनकी जो है सारी जो भी जिस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो भी रहेगा आने वाले समय में, उसको हम स्वीकार करते हैं, पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। जहाँ तक राजा महाराजा की जो आपने बात की, मैं भी इस बात से सहमत हूँ राहुल जी कि लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते, मतों की पेटियों से राजा पैदा होते हैं। राजा साहब एक राजाशाही परिवार से हैं और उस परिवार का जो है समर्थन, उस परिवार का सहयोग और उनका सम्मान पूरा हरियाणा भी करता है और पूरा देश भी करता है। लेकिन जहाँ तक चुनावी लोकतंत्र की बात है, मैं समझता हूँ कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में रहे, उनके सुख दुख में रहे। लेकिन यही राजा साहब तो वर्धन भाई कांग्रेस में भी थे ना, तब आप ही लोग टिकट देते थे, ये जीत के भी आते थे कांग्रेस में, और मेरा सौभाग्य था कि हमने बहुत करीब से उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला था। और कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती थी जब हम उनके पास जाते थे। मैं व्यक्तिगत अगर अपनी बात करूं तो 2012-13 की बात है, 13 में तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए थे, 11 और 12 में बहुत करीब से हमने उनके साथ काम किया। तो कहीं ना कहीं जब लोग उनके पास आते थे, चाहे वो निमंत्रण देने आए, चाहे कार्यक्रम लेने आए, चाहे गांव के विकास की बात करने आए, तो बड़ा दुख होता था उनके व्यवहार को देख करके। निमंत्रण लेकर के वो फेंक दिया करते थे और ये कहा करते थे कि आपको कितनी बार कहा है कि मुझे मत बुलाया करो, मैं नहीं आऊँगा। तो ज़रूर वो कांग्रेस में थे, उनके साथ हमने भी काम किया है, लेकिन एक नेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो आज जनता खुल करके जिनके बारे में बात कर रही है। अच्छा, आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जब राज बब्बर के कैंडिडेचर पे हम सवाल हो रहा था, तो आपने कहा कि बीसीए को चेहरा देना था तो राज बब्बर जी को लाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सीट को ट्रेडिशनली देखा जाए तो यादव कम्युनिटी से कोई ना कोई कैंडिडेट रहा है हमेशा, दोनों पार्टियों से रहा है। कप्तान साहब थे, इधर से राव इंद्रजीत सिंह। तो ये जो आपको नहीं लगता कि बीसीए का आप उम्मीदवार ले आए, लेकिन यादव कम्युनिटी की कहीं ना कहीं नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है? देखिए, अगर आज यादव कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा नाराज़गी है राहुल जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। उसके मुख्य 3-4 कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। अहीर रेजिमेंट का इतना बड़ा आंदोलन हमारी इस बादशाहपुर विधानसभा की खेड़की-दोला गांव की पावन भूमि से शुरुआत हुई। युवा साथियों ने उसको एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाया। राजा साहब को उस आंदोलन के चलते हुए याद नहीं आई अहीर रेजिमेंट की, लेकिन वो आज जाकर के जब वो शुरुआत करते हैं अपनी चुनावी कैंपेन की, तो वहां जाते हैं। 1810 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के विरोध में किसान बैठे हैं, राजा साहब कभी वहां नहीं गए। 1128 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसान बैठे हैं, राजा साहब कभी वहां नहीं गए। और इनसे भी बड़ी बात, क्योंकि हमारा जो ये एरिया है दक्षिण हरियाणा का, ये शहीदों की भूमि है। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने शहादत इस देश की सरहदों पर रक्षा करते हुए दी। और भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या दिया? हमें अग्निपथ दी। अग्निपथ जैसी योजना 15 साल की पक्की नौकरी को खत्म करके 4 साल की कच्ची नौकरी दे दी। 4 साल में हमारा युवा साथी अग्निवीर बन के रिटायर हो रहा है। ना उसके पास ग्रैटिट्यूड है, ना उसके पास पेंशन है, ना उसके पास शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन के बेनिफिट है, ना ट्रैवलिंग अलाउंसेस है। तो इससे बड़ा धोखा दक्षिणी हरियाणा के साथ कोई सरकार नहीं कर सकती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आपको लगता है कि ये सब चीजें इसमें इंपैक्टफुल रहेगी इस बार के चुनाव में? चुनाव केवल मुद्दों का चुनाव है राहुल जी। गुड़गांव लोकसभा में पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ 2019 का, उससे पहले लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी भरपूर मात्रा में लोगों ने वोट दिए और फिर विधानसभा में भी सभी सीटों पर भारी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन गुड़गांव के लोगों को क्या मिला? आज ये जिला जहां पर हम बैठे हैं राहुल जी, 3 चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे पहली चीज
कि पूरे चारों तरफ आप गुड़गांव के किसी भी कोने में चले जाइए, कूड़े के ढेर पर हम बैठे हैं। ट्रैफिक जाम इतना भयंकर लगता है कि लोगों का आधा दिन सड़कों पर निकल जाता है। थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो लोगों को घरों से नाव निकालनी पड़ जाती है। ये वो मिलेनियम सिटी है, ये वो स्मार्ट सिटी है जो इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी। अच्छा, कुछ काम भी किए हैं। भाजपा ने काम क्या किए हैं? 5 स्टार शानदार अपना आलीशान करोड़ों की लागत से कार्यालय बना दिया। 50 करोड़ की लागत से गुड़गांव की बेशकीमती जमीन पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बना दिया, जहां इनके नेता मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, उद्योगपतियों के साथ बैठते हैं, भ्रष्टाचार की योजनाएं बनाते हैं और गुड़गांव को लूट करके चले जाते हैं। तो आप लोगों की एंट्री नहीं है उस रेस्ट हाउस में? नहीं है। नहीं। अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मुद्दों का चुनाव है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव को नेशनल मुद्दों पे लेकर जाना चाहती है। उसी की तरीके से कैंपेन भी हो रहा है। 400 पार का नारा हो, फिर धारा 370 की बात की जाती है। और पिछले 2 बार के चुनाव में हमने देखा है कि कुछ चीज़ें इंपैक्टफुल भी रही हैं जो नेशनल के मुद्दे थे। आपको लगता है कि वो चमक धमक नेशनल मुद्दों की इस बार फीकी पड़ रही है, या फिर इस बार भी जो बीजेपी अपना गेम खेल रही है वो हो सकता है? देखिए, पूर्ण रूप से लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आधारित रहता है और अपने क्षेत्रीय लोकल मुद्दों पर भी चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांट करके इस चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि गुड़गांव के, रेवाड़ी के, मेवात के लोगों की जनआवाज बन करके उनके मुद्दों को उठा करके हम चुनाव लड़ें। ये हमारे उनके अंदर फर्क है। अच्छा, आप गुड़गांव की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो उस समय एक वो बूम आना शुरू हुआ था जब गुड़गांव डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं। कोई उनको भूमाफिया कह देता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर की सरकार कहता है, और कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स भी। एक सेकेंड, साइलेंट कर दो यार इसको, मेरे को दे दो, मैं साइलेंट कर देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हैं, ठीक? अच्छा, आपने गुड़गांव की बात की और इस शहर के बारे में आप बता रहे थे, तो देखा, मतलब जब हम पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तो उस समय गुड़गांव का बूम शुरू हुआ। जितने भी यहाँ पे बिल्डर्स आए हो या जो भी कुछ हुआ हो, डेवलपमेंट तब शुरू हुआ। लेकिन फिर उसी में एक विवाद जुड़ जाता है जहाँ विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भाई वो तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी, भूमाफिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस तरह के आरोप लगते हैं। कुछ डीएलएफ से जुड़े, रॉबर्ट वाड्रा जी से जुड़े कुछ मामले भी हैं जिनको समय समय पर वो बाहर आते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब ना कहीं फंसे हुए हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की उनकी जो गर्दन है ना वो उसमें फंसी हुई है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर जो एक विकास की पटरी पर हमारा प्रदेश आया है वो हुड्डा साहब की सरकार में आया। और निश्चित तौर पर गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो मेट्रो अगर इस जिले में कोई लेकर के आया तो हुड्डा साहब लेके आए, डिफेंस यूनिवर्सिटी कोई लेकर के आए तो हुड्डा साहब लेके आए, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अगर कोई लेकर के आए तो हुड्डा साहब लेकर के आए। एक बहुत बड़ा, अभी आपने कुछ दिनों पहले रोड शो देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारी लोकसभा में, वो रोड शो था द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमारी सरकार की, हुड्डा सरकार की योजना है। 2006 में हुड्डा साहब उसको लेकर के आए और 2011 तक लगभग 7,500 करोड़ उसके लिए आवंटन भी कर दिया गया था और काम बहुत तेजी से चल रहा था। तो निश्चित तौर पर ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हुड्डा साहब की सरकार ने गुड़गांव समस्त पूरे हरियाणा के अंदर काम किया है। और इसके अलावा अगर कोई भी जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता है या सरकार लगाती है तो सारी केंद्रीय एजेंसियां आज उनके पास है। 10 साल मोदी जी को भी हो गए और 10 साल हरियाणा में भी सरकार को हो गए, तो क्यों एक भी चीज ऐसी अभी तक ये नहीं लेकर के आए कि अपनी बात का प्रमाण तो दें। केवल मीडिया में कहने के लिए कि भूमाफिया की सरकार है, प्रॉपर्टी डीलर की सरकार है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 10 साल आप क्या कर रहे थे बताइए? नहीं, लेकिन दबी जुबान में चर्चा चलती है वर्धन भाई कि लोग कहते हैं भाई हुड्डा साहब जो है ना वो भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, जितना दिन सब ठीक चल रहा है, फिर जो है ईडी का शिकंजा कस देंगे। देखिए, इस बात का जवाब मैं आपको ये दूंगा कि पिछले लगभग 1-1.5 महीने पहले जब चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू नहीं हुई थी तो हरियाणा में मीडिया के सर्वे भी और लोगों की तरफ से एक आवाज़ थी कि यार एक सीट हरियाणा में हम सिर्फ जीत सकते हैं, वो हम रोहतक जीतेंगे, माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने नेतृत्व से पूरी 9 की 9 सीटों पर, एक हमारी गठबंधन में चली गई, बाकी 9 सीटों पर इतने मजबूत दावेदार दिए कि आज आप ही के मीडिया साथी
और पूरे देश की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसी ये कहने को मजबूर हो गए कि हरियाणा में तो कम से कम आधा भारतीय जनता पार्टी को सीटें जाएंगी और आधी कांग्रेस को जाएंगी। 5 सीटें आज उनको दिखा रहे हैं, 5 हमें दिखा रहे हैं। तो वो देन किसकी है? अच्छे प्रत्याशी दिए, मजबूत प्रत्याशी दिए, उनका चुनाव कैंपेन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी संभाल रहे हैं, तो उससे जाहिर होता है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा में कम से कम 6-7 सीटें जीत करके निकले। आने वाले समय में जब 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा तो पूर्ण रूप से 70 पार 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, पर उस नारे को कृतार्थ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति है कांग्रेस में तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वो करके दिखाएंगे। अच्छा, आप घूम फिर के जो है ना हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी को क्रेडिट दे रहे हैं सारी बातों का, लेकिन जब बात यहाँ के फंस जाती है कि भाई फिर कांग्रेस का मतलब तो हरियाणा में हुड्डा ही बन के रह गया, और पिछले टेन्योर में या पिछले 5-10 साल में हम देख भी रहे हैं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी तरह का कोई चुनाव हो, हुड्डा साहब की फुल चलती है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता हैं जो एकजुट नहीं हो पाते हैं। इस वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं पार्टी के कैंडिडेट्स का भी नुकसान होता है। देखिए, निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, राजनीति में संभावित, लेकिन कोई भी गुटबाजी आज हरियाणा के अंदर नहीं है। कल कप्तान साहब के कार्यालय पर राज बब्बर जी का भव्य स्वागत हुआ, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। कप्तान साहब खुल करके हमारे साथ आए। 2 दिन पहले राव दान सिंह जी जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, किरण चौधरी जी ने उनके कैंपेन को पूर्ण रूप से सहारा लगा करके साथ देने का आश्वासन दिया। सिरसा में आप जाकर के देखिए, कुमारी शैलजा जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, जितने भी साथी समर्थक भूपेंद्र हुड्डा जी के, उदय भान जी के, दीपेंद्र जी की टीम के, वो उनको पूरे जोश और उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, कार्यक्रम करा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक है। ये गुटबाजी केवल और केवल कुछ हमारे मीडिया के साथी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई। नहीं, देखो, मीडिया को आप लोग ब्लेम करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके नेता एक स्टेज पर नहीं दिखते तो सवाल तो बढ़ता है ना। देखिए, चुनाव का समय है, व्यस्तताएं सबकी बहुत ज़्यादा हैं, शेड्यूल बहुत टाइट है, हो सकता है कि कहीं स्टेज पर है, कहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया गुड़गांव का भी, आपको उदाहरण दिया महेंद्रगढ़ भिवानी का भी, सिरसा का भी। हमारे सारे नेता एकजुट हैं और कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है वर्धन भाई मेरा, कि बादशाहपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से आप जम के मेहनत कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा हलका है गुड़गांव लोकसभा का, वोटों के हिसाब से देखकर सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं यहाँ पे, तो आपकी क्या तैयारी है और क्या कमिटमेंट आप राज बब्बर को दे रहे हैं बादशाहपुर के लिए? देखिए, गुड़गांव लोकसभा का ही नहीं राहुल जी, बादशाहपुर विधानसभा हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे बड़ी विधानसभा के साथ साथ सबसे ज़्यादा युवा मतदाता अगर पूरे प्रदेश में कहीं हैं तो वो बादशाहपुर में है। और मेरी व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई ताकत है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो वो मेरे युवा साथी हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जिनको मैं बता भी रहा हूँ। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि पिछले 10 सालों में जो नौकरियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया इस सरकार ने, खर्ची और पर्ची की ये बात किया करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर लीक अगर किसी सरकार में हुए तो इस भाजपा की सरकार में, सबसे ज़्यादा कच्ची नौकरियों को ख़त्म करने का काम किया तो इस सरकार ने किया, और निजी रोजगार देने की इन्होंने बात की थी कि 70-75% हम स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। आप मुझे गांव-गांव जाकर के एक बार आप भी सर्वे कीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा बताइए जिनको इन्होंने रोजगार दिया हो। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेरे युवाओं का रोजगार। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत भारी समस्या है नगर निगम से जुड़ी हुई, जीएमडीएस से जुड़ी हुई, एचएसवीपी से जुड़ी हुई। ये 3 संस्थाएं ऐसी हैं जिसने हमारे इस जिले का और बादशाहपुर विधानसभा का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों की प्रॉपर्टी आइडिया बना दी। तहसील के अंदर आप जाकर के देखिए कि इतना भारी भ्रष्टाचार है कि आम आदमी जाकर के अपने कोई काम नहीं करा सकता। तो इन सभी मुद्दों के साथ शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए। आपने सुना होगा कल राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा, माननीय भाजपा प्रत्याशी ने कल अपने चुनाव कैंपेन में ये कहा, किसी ने पूछा कि सरकारी अस्पताल की व्यवस्था बहुत खराब है, बिल्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप उसका समाधान क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब ये था कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं गुड़गांव में, जब उनसे काम चल रहा है तो सरकारी अस्पताल की आवश्यकता क्या है? तो इन सब चीज़ों को खत्म करके हम जनता की सरकार बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे और बादशाहपुर को पूरे हरियाणा में, और केवल हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में, एक मॉडल विधानसभा के तौर पर स्थापित करने का काम करेंगे।
राज बब्बर जी के लिए कमिटमेंट भी तो दे रहे होंगे ना कि जी बादशाहपुर से मैं आपको इतनी लीड लेके दूंगा। देखिए, बादशाहपुर विधानसभा से राज बब्बर जी के लिए पूरी मेहनत, परिश्रम और ताकत के साथ मैं लगा हूँ। मेरा पूरा परिवार लगा है, मेरे साथी लगे हैं, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि गुड़गांव लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी विधानसभा में मिलेंगे राज बब्बर जी को, तो वो बादशाहपुर से मिलेंगे। तो वर्धन यादव थे हमारे साथ, और बादशाहपुर का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वोटर्स के लिहाज से देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू बादशाहपुर का ये भी है कि धनाढ़ लोगों की सीट है, और यहाँ एक जो बूम है, इकोनॉमिक बूम हरियाणा का, वो अगर आपको देखना है तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो देखा जा सकता है। वर्धन यादव प्रॉमिस कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लीड वो देंगे, राज बब्बर को जिता कर देंगे बादशाहपुर से। और राज बब्बर भी अब मैदान में है, इधर राव इंद्रजीत सिंह है, दोनों 5 बार के सांसद हैं, 6ठी बार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वर्धन यादव जो बात अगर कह रहे हैं, अगर वो सच होता है तो ये एक बड़ा सेटबैक होगा भाजपा के लिए अगर राव इंद्रजीत सिंह ये सीट अपनी लूज करते हैं तो। और हम इस पूरी लोकसभा चुनाव कवरेज की यात्रा में लगातार आपको इस तरह के चेहरों से मिलाते रहेंगे जो जमीन पर निकले हुए हैं, जो नेता हैं, जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और आप सब भी हमारे जो इंटरव्यूज़ हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनको देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सब इंटरव्यूज़ आप मिस ना करें। और ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।